हेलो। यस सर। हाँ जी, आ रही मेरी वॉइस आप लोगों को? यस सर, आ रही है। आ रही है। ठीक है जी, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करें आज की? जी, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपने जो लास्ट क्लास में था किस किसने पढ़ा, और जो मैंने एक शीट प्रोवाइड करी थी वो किसने पढ़ी? पढ़ ही रहा था। पढ़ लिया था? हाँ जी। वही पढ़ रहा था। वही पढ़ रहे थे अभी? कल क्या कर रहे थे तुम? हाँ जी, प्रकाश जी, वंश, विकास, प्रदीप, बिलाल जी, आपको शीट दी थी उसके अंदर क्या था कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो आपका आरसीएम का सेक्शन 9394, उसके अंदर आपका क्या था कि जो आपकी कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का एक चार्ट दिया था आपको, वो आपको पढ़ना था। और प्लस आपका आपका जो अनरजिस्टर्ड से, तो इसमें एक चीज और आती है आपकी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहता है, जैसे आपने आरसीएम पढ़ा तो उसके अंदर जो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था, ये बेसिकली गवर्नमेंट का लाने का मेन मोटिव कोई बता सकता है? कि ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में रह गया था। सर उनको हर जगह से टैक्स चाहिए। तो उनको हर जगह से टैक्स चाहिए। हाँ सर, जो अनरजिस्टर्ड है और जो भर नहीं सकते टैक्स, तो उनकी बेhalf पे दूसरा बंदा भरता है ना, सप्लायर। अच्छा, सप्लायर कहाँ भरता है? ये तो वो गलत बोल गया। वो दो रिसिपिएंट टैक्स पे कराता है। रेसिपेंट रेसिपेंट। हाँ चलो, इन्होंने तो ये बोला कि गवर्नमेंट को हर तरफ से टैक्स चाहिए। क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि बेसिकली गवर्नमेंट ने आरसीएम लगाया क्यों? नॉर्मल जीएसटी तो चल ही रहा था, उनको ये लगाना क्यों पड़ा? सर कोई जैसे टैक्स पेयर होते हैं ना, वो टैक्स नहीं पे कर सकते क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेस होता है उनका। जैसे एग्रीकल्चर बिजनेस हो गया, टोबैको हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गया, तो वो खुद से पे नहीं कर सकते हैं सर। हाँ, जैसे एक रीजन ये पे नहीं कर सकते, एक गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए था, दोनों रीजन वैलिड है। क्योंकि क्या है ये पता है क्या, जो आपका ये आरसीएम बेसिकली आया था, आरसीएम इसलिए आया था क्योंकि आपने देखा होगा जब जीएसटी है तो उसमें क्या होता था कि परचेजर सेलर को आपका टैक्स दिया, सेलर गवर्नमेंट के पास जमा करा रहा है, गवर्नमेंट से इनपुट क्लेम, मतलब ये साइकिल चल रहा था। इसमें गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, कि गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स कलेक्शन में कोई इश्यूज नहीं आ रहे थे। बट आरसीएम इसलिए लेके आया क्योंकि कुछ ऐसी सर्विसेज, ऐसी गुड्स है जिसपे क्या है, गवर्नमेंट बोलती है टैक्स कलेक्शन में दिक्कत हो जाएगी हमें, कि मतलब उसका टैक्स हमें मिलेगा नहीं। समझ रहे हो? कि गवर्नमेंट ने बोला उसका टैक्स हमें मिलेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे जी, हमारे पास वो टैक्स कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट ने इसलिए आरसीएम अप्लीकेबल किया कि हम आरसीएम लगा रहे हैं। क्यों? जिससे हमें टैक्स जो कलेक्शन में दिक्कत हो रही है, वो चीज दिक्कत खत्म हो इन सर्विसेज पे या इन गुड्स पे जो डिफाइन कर रखी है। ठीक है, एक तो आरसीएम का मेन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आरसीएम क्यों अप्लीकेबल, किस लिए लगाया गया। तो मेन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको टैक्स कलेक्शन में जो दिक्कत आ रही थी गवर्नमेंट को इन सर्विसेज या इन गुड्स पे जो नोटिफाई कर रखी है, इसलिए आपका आरसीएम अप्लीकेबल करा। ठीक है, यहाँ ये वाला पॉइंट। यस सर। यस अब सर। क्लियर ना कि आरसीएम क्यों लगा, किस लिए गवर्नमेंट लाई, और किस रीजन से लाई, ये सारी चीज आपको क्लियर है। क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा नॉर्मल जो मैकेनिज्म था हमारा, उसमें गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं रहती थी। ठीक है, जब मर्जी वो सप्लायर को, जब मर्जी बायर को नोटिस भेज के बुला लेता था जी, या फिर खुद चले जाता था। बट इन केसेस के लिए क्या हो रहा था कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि टैक्स कलेक्शन में जो दिक्कत है उसको कैसे रिजॉल्व करें, इसलिए वो आरसीएम लेके आए कि इसका आरसीएम लाई। और आरसीएम में उन्होंने डिफाइन कर दिया, इनमें तीन चीज डिफाइन करी है, हमेशा याद रखना आरसीएम में। एक तो क्या, गुड्स एंड सर्विसेज आप लोगों को पता है, बट इसमें दो चीज और डिफाइन करे स्पेशली, जो कि हम लोग मतलब देखते नहीं है, कि एक तो जो उसका सप्लायर कौन होना चाहिए और उसका रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, तब उनको हम पकड़ेंगे, वरना आरसीएम का केस कभी लगना ही नहीं है। ठीक है, अगर इनकी इन तीनों की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई तो। ठीक है, अब ना एक चीज और आता है इसमें कि आपका एक ना जैसे हमने नॉर्मल मैकेनिज्म, एक रिवर्स चार्ज पढ़ा था, एक ना क्वेश्चन रहता है जी इसमें, एक फॉरवर्ड चार्जिंग का, जो फॉरवर्ड मैकेनिज्म बोल दो या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोल दो, एक ये भी चीज आपकी रहती है जीएसटी में। तो कभी कभार आपसे ना घुमा के पूछ लिया जाता है कि फॉरवर्ड चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। या किस किस को पता है?
सर फॉरवर्ड चार्ज तो वो नॉर्मल वाला है ना? हाँ, जैसा आप देखो इनको पता है तो ये इनको क्लियर है इनका आंसर। बट कभी कभी क्या होता है कि आपने नॉर्मल मैकेनिज्म तो पता ही है कि बायर सेलर को टैक्स देता है, सेलर गवर्नमेंट के पास जमा कराता है, फिर बायर उससे इनपुट ले लेता है वहाँ गवर्नमेंट से जाके। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म आपका होता है फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, क्योंकि कभी अगर यस आपसे सर। मान लो इसमें पूछ ले गया तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे ये फॉरवर्ड चार्ज कहाँ से आ गया, हमने नॉर्मल और रिवर्स चार्ज तो पढ़ रखा है। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट मिस हो रहा था फर्स्ट वाली क्लास में, क्योंकि जो जो मिस हुए पॉइंट वो मैंने मार्क कर लिया है कि जो आपको बताने हैं इसमें बहुत जरूरी है आपके। ठीक है, अब इसमें आ जाता है आपका फॉरवर्ड चार्ज पता चल गया, रिवर्स चार्ज पता चल गया हमें, उसके अंदर जो सर्विसेज थी, और उसके अंदर एक चीज और है जो आपका ना 9-4 वाला, मैंने जो कल आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वो क्या हो रखा था। हाँ जी, नाइन सर फोर का वो मैंने हट क्या बताया गया था। था, हट गया था। हाँ, वो हटा मतलब क्लोज हो गया था, बट उसको बीच में 2019 के एंड में, मतलब जो मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा तो उसमें पता चला 2019 में इसको दोबारा अप्लीकेबल करा। बट इसमें भी क्या करा, 9(3) की तरह क्या बोल दिया, आपके जो सप्लायर और रिसिपिएंट उसमें नोटिफाई कर दिया। और नोटिफाई किनको करा, जिनकी बहुत बड़ी टर्नओवर थी, तो उनमें फिर बेसिकली आना है ही नहीं, क्योंकि जैसे मान लो जिनकी 1000 करोड़ की आपकी टर्नओवर हो या 500 करोड़ की टर्नओवर हो, वो बेसिकली क्या है, अपना सारा सामान एक रजिस्टर्ड डीलर से ही लेता है, कभी वो अनरजिस्टर्ड डीलर से नहीं कर खरीदता। ये स्टेशनरी का सामान हो या कोई सा भी सामान हो, ये आपको भी पता है ना। अब जैसा अब रिलायंस है, या मान लो आपका जैसे टाटा मोटर्स है, ये सारे क्या आपके कॉलोनी वाले एरिया के स्टेशनरी की दुकान से जाके परचेज करके लाएंगे, ये बताओ। हाँ जी, नो सर। बताइए। नो सर। है ना, वो तो वहां नहीं जाएंगे ना कि लोकल वहाँ, वो तो क्या है उनका एक पूरा एक कोटेशन बनती है, और वो क्या करते हैं, जो वहाँ पे रजिस्टर जो स्टेशनरी वाले जैसे बैठे रहते हैं, उनकी बड़ी बड़ी होलसेलर होते हैं, वो उनके पास अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो उस केस में क्या है, ये 9(4) एक तरीके से मान लो अप्लीकेबल तो हुआ, बट किसका अप्लीकेबल हुआ, स्पेसिफाइड अब आपकी उसमें ही बोल दिया गया है, तो वो बेसिकली बड़ी बड़ी टर्नओवर पे तो उसका कोई केस आपका आएगा नहीं। छोटे स्मॉल डीलर पे कोई इश्यूज नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड से परचेज करे उसको कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि एक ये छोटा सा पॉइंट था जो मैंने क्लोज कहा था, क्लोज नहीं, वो भी अप्लीकेबल हो गया, बट क्या है आपकी बहुत ही नोटिफाई कर दिया उसमें भी अब। ठीक है, एक टाइप से उसको भी 9(3) वाला केस कर दिया है। ठीक है, यस सर। समझ गए ना। अब 9(3) 9(4 कौन सा अप्लीकेबल कौन सा अप्लीकेबल नहीं है, क्या चीजें क्या नहीं है। अब बात करते हो उसमें कुछ सर्विसेज कुछ गुड्स जो आपकी मेंशन कर रखी थी, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो गुड्स एंड सर्विसेज थी हमारी इसमें, जो आपको ये पढ़ने दी थी, तो इसमें आप पढ़ोगे तो इसमें सारी चीज डिटेल में मेंशन है। ठीक है, तो इसमें क्या आईटीसी क्लेम करना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी प्लेस ऑफ सर्विस, आपकी क्या है, आपकी जो गुड्स है, तो इस केस में आपकी लाइबिलिटी कब रेज होगी, तो ये चीज कंडीशन या मेंशन है, तो ये चीज आपने पढ़ ली होगी। हम आते हैं सीधा किस पे, जो आपका इन पे, कि सप्लाईज ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपकी। अब देखो ये कैशोनट्स और ये आपके नॉट सील्ड और पील्ड मीन्स क्या, जो आपके छिलके वाले होते हैं वो सारी चीज आपके, तो ये फिर बीडी रैपर्स आपके, टबैको लीफ, सिल्क यार्न, अब ये सारी क्या चीज है, रो कॉटन, सप्लाई ऑफ लॉटरी, फिर यूज व्हीकल या सीज या अनफिक्टेड गुड्स या ऑल एंड यूज गुड्स आपके वेस्ट एंड स्क्रैप। अब ये सारी चीज आपकी देखो मेंशन है। ठीक है, अब इसमें देखो आपको ना एक चीज हमेशा के लिए रखनी है आरसीएम के लिए, कि आपने ये गुड्स तो पढ़ ली, तो आपको ये नहीं देखना कि ये गुड्स ही पढ़नी खाली, नहीं, उसके साथ साथ ये दो कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए, तब आपका अप्लीकेबल होगा आरसीएम। एक क्या, सप्लायर ऑफ गुड्स और रिसिपिएंट ऑफ रेसिपिएंट। गुड्स, कि इनमें ये आपके डिफाइन कर रखे हैं, आपके वही होने चाहिए, तभी आपका आरसीएम अप्लीकेबल है। अब आपको पता है कैशनट, ये बीडी रैपर, टबैको लीफ, जो आपका पान के पत्ते जो होता है, आपके सिल्क यार्न, या आपका रो कॉटन, ये सारी चीज देखो कौन बना रहा है यहाँ पे, एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट बना रहा है। अब आपने पढ़ा होगा टैक्सेशन में, एग्रीकल्चरिस्ट को क्या होता है, सारे टैक्स से माफी, मतलब पूरी छूट मिलती है उन्हें, सर। है ना, एग्जाम्प्ट रहता है सारा का सारा। जो आपका जो भी सेक्शन आपका जो बोलता होगा, आपने पढ़ा होगा 20 समथिंग कुछ सेक्शन होता है इसका, उसके अंदर सारी एग्जाम्पशन में डाल रखा है। तो अब गवर्नमेंट कहती है चलो अब ये केस बन गया, तो हम इस केस में हम टैक्स कहाँ से लेंगे। अब आपका गवर्नमेंट बोलती है कि अगर ये एग्रीकल्चर बना रही है तो एग्जाम्पशन है, बट हमारे पास टैक्स कैसा आएगा। और फिर आगे ये पर्सन जो ये रजिस्टर्ड पर्सन है, क्योंकि आप देखोगे रिसिपेंट क्या बोल रखा है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा आगे जाके, जब इसको सेल करेगा, है ना, वो तो क्या बोलेगा, इनपुट मिलेगा,
तो जो साइकिल हमारे चल रहा है वो भी नहीं चलेगा और प्लस हमें इसका टैक्स भी नहीं मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि बोला हम इसको पकड़े किसान को, तो किसान को तो पकड़ नहीं सकते ना, क्योंकि क्या बोला जी, उसके तो सारी चीज माफ है और सारे कंप्लाइंसेस किसान कर सकता है, ये बताओ। जो जीएसटी में नो सर। कंप्लाइंसेस आपने देखे, जीएसटीआर वो 1, सर नो जीएसटीआर ये 2, 3B, ये सारी रिटर्न रजिस्ट्रेशन, ये सब क्या है, किसान जाके लेने लग गया तो समझो किसान खेती करेगा या फिर ये उगाने में टाइम लगा। तो गवर्नमेंट ने बोला हम क्या करते हैं, ऐसी सर्विसेज को आरसीएम लगाते हैं, जिसको हम किसको पकड़ेंगे, जो ये पर्सन है, क्योंकि ये तो क्या है, बिजनेस चला रहा है, और बिजनेस चला रहा है, रजिस्ट्रेशन ले रहा है और कंप्लाइंसेस भी कर रहा है, तो एक दो कंप्लाइंसेस का बर्डन इस पे और डाल देंगे तो कोई दिक्कत होगी इसको? नहीं नो सर। सर। नहीं ना। तो वही चीज है आपका कि गवर्नमेंट ने बोला हम क्या करते हैं, इनको नोटिफाई कर देते हैं और देखेंगे कि जो जो आपका सप्लायर ऑफ गुड्स कौन होना चाहिए और आपका रिसिपिएंट ऑफ गुड्स कौन होना चाहिए। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी किसकी रहेगी, आपके रिसिपिएंट की। ठीक है, गुड्स का केस क्लियर। यस सर। अब आते हैं देखो सर्विस में। सर्विस में देखो बहुत सारी सर्विसेज है, बट इसमें जो मेनली आपकी चलती है वो आपकी कौन कौन सी चलती है, कौन बताएगा? लीगल सर्विसेज और जीटीए की। सर एडवोकेट की सर। हाँ, लीगल और जीटी की सर्विस हर बिजनेस में आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी सर्विसेज तो आपकी स्पेसिफिक आपके जो बिजनेस होंगे उनमें फॉल करेगा, या उनमें आप देखोगे तो एक आधी डील करोगे वो तो वो भी देख लेंगे, बट उससे पहले आपका किसमें, हर बिजनेस में एक तो लीगल सर्विस, जो लॉयर की, जो एडवोकेट होता है उनकी आपकी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि मान लो कल को आपको कोई पार्टी टैक्स नहीं दे रही तो आप उस पर लीगली आप केस करवा रहे हो, किसके पास जाओगे? एडवोकेट की। एडवोकेट के पास। अब मान लो कोई आपकी गुड्स का काम है, आपकी गुड्स की मूवमेंट हो रही है विद इन आपकी स्टेट या अदर स्टेट, तो किसके पास जाओगे गुड्स की मूवमेंट कराने? ट्रांसपोर्ट एजेंट जीटीए सर। है ना, जीटीए, ट्रांसपोर्ट एजेंट, इन सब के पास जाओगे तो उसमें क्या आ जाएगा, आपको पता है ये दो सर्विस किस में फॉल कर रही है जी, आपकी आरसीएम में। तो इसका आरसीएम में ना, इसमें एक फंडा और है। लॉयर के केस में तो चलो फंडा साफ साफ समझ में आता है आपको, चलो सबसे पहले एडवोकेट का देखते हैं। अब एडवोकेट को गवर्नमेंट ने क्यों रखा आरसीएम में, उसको जीएसटी में भी नहीं रखा, उसको बोला जीएसटी से हम बाहर रखते हैं। अब इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, कोई बताएगा? किसका सर? सर वो एडवोकेट का। एडवोकेट है, वो सरकार को ही वो बड़े सारे वो गिनवा देगा। हाँ देखा, सबसे पहली चीज आपको पता सर चलेगी वो क्या है? एडवोकेट का। हाँ, कि सर क्या है बहुत उसने, लॉ एडवोकेट आज को के तो लोन भी हाँ नहीं इतने मिलता। सारे सेक्शन, इतने सारे लॉ पढ़े हुए हैं, उसको पता है भाई मैं एक ये वाले लॉ से फंस रहा हूँ तो दूसरा वाला लॉ क्या कहता है कि मैं इससे बच जाऊंगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने और सर बोला वो अगर, सर कोठी में रहते हैं उनको क्या मतलब? हाँ कोठी में तो रहते हैं, मगर गवर्नमेंट ने बोला हमें इनसे भी टैक्स निकलवाना है भाई, हाँ। जो इनका मतलब जो भी, या मान लो इनका टैक्स निकलवाना है, या मान लो अगर कोई पर्सन जब क्या करेगा, जैसे मान लो अब मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं क्या करता हूँ इनसे सर्विस लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने बोला आप इसके बदले टैक्स भरो और इनपुट ले लेना, ठीक है, और गवर्नमेंट का ये भी रहेगा ना कि जब लॉयर के केस में मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगा तो गवर्नमेंट को ये भी पता चलेगा कि कितने लॉयर्स कितने तक की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ रहे हो? और फिर उसको क्रॉस यस वेरीफाई सर। पता है कहाँ करा जाएगा, इनकम टैक्स में। कि उनको क्या देखा जाएगा कि यहाँ तक जो मतलब सेल हो इसके अकॉर्डिंग एडवोकेट की जो सर्विसेज इतनी ली गई है, इतनी इसके अकॉर्डिंग आपका आई इनकम टैक्स में टैक्स हमें मिला है नहीं मिला, ये सारी चीजें, फिर क्या होगा, उनके इनकम टैक्स में भी नोटिस भेजा जाता है, क्योंकि आपको पता है जीएसटी और इनकम टैक्स अब दोनों को मैच करा जाता है कभी भी। ठीक है, यस तो सर। अब एडवोकेट के पास तो देखो सेक्शनल लॉ है, और आपको ही पता है एडवोकेट के बाद सीनियर एडवोकेट बनोगे, फिर आप जज बनोगे, ऐसे करके मतलब आगे जाओगे, तो अब कोई जज भी थोड़ी ना चाहेगा कि भाई हमारी जो मतलब एक टाइप से जो उनकी विरासत बनी हुई है उस पर कोई दिक्कत आए, चाहेगा ऐसा? वो भी किसके पक्ष में आपका वो सुनाएगा फैसला, बोलेगा जी एडवोकेट। तो लॉयर। गवर्नमेंट ने बोला कि एडवोकेट से पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए क्या करा उन्होंने, उन्होंने बोला कि जो एडवोकेट से सर्विस लेंगे। अब देखो सर्विस में दो चीज बोल रखी है एडवोकेट की, अगर आप देखोगे, अगर मैंने कहा जैसा मैं हूँ यहाँ आई प्लैप में, अब मैं क्या कहता हूँ जी मेरी पर्सनल कोई क्या हुआ जी, जैसे मेरी मोटर बाइक है, मैंने वो कार ले रखी थी, उसका चालान कटा, कुछ ऐसा इशूज आया कि वो मेरे से नहीं हो रहा रिजॉल्व, तो मैं एक एडवोकेट के पास गया कि भाई आप जाके देखो ये केस। ठीक है, हो गया जी, उसने केस वेस मतलब रफा दफा कराया, उसने मतलब मेरी व्हीकल छुड़वाया, मतलब जो भी चालान वालान कटा वो भरवा के फिर मेरे से फीस ली, तो उस पर आरसीएम लगेगा। हाँ जी। नो सर। नो सर।
ठीक है, क्योंकि देखो स्पेशली देखो आपको ये सीट उसमें मेंशन है कि एनी बिजनेस एंटिटी या लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है, उसमें बिलोंग करना चाहिए। अब इसमें इंडिविजुअल नहीं लिखा हुआ है, इंडिविजुअल पर्सन कस्टमर कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए जो मेरा वाला केस है उसमें आरसीएम फॉल नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं क्या करता है जी, अब मैंने मान लो कि जैसे एक बिजनेस एंटिटी ले रखी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें कोई लीगल केस फंसा, मैंने लॉयर को हायर करा और उसके बाद मैंने लॉयर को अपनी सर्विस पे करी उसकी जो भी थी। ठीक है, तो उस केस में आपका आरसीएम लगेगा ही नहीं लगेगा? लगेगा सर। हाँ, तो आपको पता है हमेशा क्या देखनी है, ये सिचुएशन जो इसके 3 ये पॉइंट दे रखे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरसीएम का केस ना अभी तो लॉयर में सिंपल पता चल रहा है, आगे जाके देखो जीटी के भी सबसे बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। अब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन क्या है, क्योंकि जीटीए में आपको पता है, चलो मैं अनरजिस्टर्ड से ट्रांसपोर्टर से ले रहा हूँ, आरसीएम लगेगा, बट इसमें कुछ कंडीशंस भी दे रखी है, जो कंडीशन मतलब डीपली आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे सिचुएशन, तो उसको एग्जांपल के साथ करेंगे, तो उससे पहले हम बाकी चीजें देख लेते हैं। अब इसमें देखो जो पहली कह रहा है कि एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एंड एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, तो इन केस क्या है, ऐसी सर्विसेज हो गई जो लोकेटेड नहीं है, बट इसमें कौन है, एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जो आपका सप्लायर है वो मान लो नॉन टेरिटरी आपकी टैक्सेबल सप्लाई में आ रहा है, बट जो उससे सप्लाई ले रहा है वो देखो, एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, सब चीज जो भी आपका होगा उसको आरसीएम लगेगा। फिर आपकी आ जाती है इसमें, देखो कि एडवोकेट देख लिया कि सर्विस सप्लाइड बाय ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपके टू ए बिजनेस एंटिटी, अब ये क्या चीज होती है, किसी को पता है ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपका? सर ट्रिब्यूनल जो कंपनी के केसेस। हाँ, कि जैसे कंपनी कि कंपनी के जैसे मान लो कि आप लोग जैसे सीए सीए में जो पढ़ रहे हैं उनको पता रहेगा, बाकी जैसे जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं, जैसे मान लो आपका कोई भी बिजनेस है और आपने क्या करा, अपनी पॉलिसीज ये लिखवाते हो आप अपनी कंपनीज की, क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड होते हो तो आपकी कंपनी की पॉलिसी ये सब रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, तो उसमें एक आपको ना एक पॉइंट डलवाना होता है कि अगर हमारा कोई फॉल्ट होता है जैसे मेरा और किसी कंपनी का, तो हम वो क्या करेंगे, सीधा कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले जो कोर्ट आपको ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देती है जिसके आपके बिजनेस एंटिटीज के जो भी लीगल इश्यूज होते हैं पहले यहाँ रिजॉल्व होते हैं, अगर यहाँ नहीं होते फिर हम जाते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी आपको जाना। ठीक है, तो अब मान लो अब ये चीज बनी हुई है, अब आपकी ये गवर्नमेंट ने बनाई जी, तो गवर्नमेंट कह रही है ये आपकी इश्यूज क्लियर कर रही है, और बट जो आपसे ये सर्विस ले रही है, मतलब जो इसकी सर्विस आप ले रहे हो उसका जो पे कर रहे हो इस पे ये टैक्स पे करे, रजिस्ट्रेशन ले, एक तो आपकी सारी दिक्कत को सॉल्व कर रही है, ऊपर से फिर इसी को कंप्लाइंसेस करना पड़े, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो इसके पास आ रहे हैं कौन, यहाँ पे देखोगे बिजनेस, आपके जो बिजनेस एंटिटीज है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी में, उनको ये इसके लिए आरसीएम पे करना होगा। ठीक है, क्लियर ये आपका? हाँ जी। यस सर। यस आ जाओ, सर। जैसे देखो सर्विस प्रोवाइड बाय ऑफ ए स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म्स, इन सब के लिए। तो अब कहने का मीन्स क्या है जी, अब जैसे आप देखो प्लेयर्स या आपकी क्रिकेट टीम्स या आपकी जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स और इनमें क्या होते हैं कि आपके, या मान लो कुछ भी चीज आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसके पीछे आप देखते हो कि जैसे आपके क्रिकेटर्स उनके जर्सी पे लोगो लगे होते हैं अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ब्रांड्स के, है ना। अब मान लो आपको क्रिकेटर तो खेल, आप क्रिकेटर कहाँ जाने भाई, उसकी शर्ट पे क्या क्या लगे हुए हैं और उसके लिए भाई उसको जो फीस मिल रही है, जो उसको या मान लो रॉयल्टी मिल रही है वो सब मिल रही है, तो वो कह रहा है जी इसके लिए अब मैं क्या करूँ जिसके लिए अपना रजिस्टर नंबर लूँ, फिर उस पर टैक्स पे कराऊँ, फिर ये सारी कंप्लाइंसेस करूँ, तो बोलेगा भाई इससे अच्छा मैं पहनता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो एक रीजन ये भी था गवर्नमेंट को बोला कि आप क्या करेंगे, जो बिजनेस एंटिटीज या कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म ये सारी चीज क्या है, ऐसे काम करवाती है, मतलब ऐसे मतलब स्पॉन्सर्स करती है उन प्लेयर्स को इनको, तो उसको क्या करना, प्लेयर्स से नहीं उनके बिहाफ पे खुद आरसीएम पे कराना। ठीक है, फिर आप आ जाओ ऐसे ही कि सर्विस आपकी जो है सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन, ये सारी चीज कर रही है, तो कह रही है जी इसके अंदर भी क्या है कि जो गवर्नमेंट ही सप्लाई कर रही है आपको, तो इसमें बिजनेस एंटिटीज को जो हो रही है तो वो भी आरसीएम में जाएगी, कि गवर्नमेंट कहती है भी हम ये सब पंगा नहीं पालेंगे कि जीएसटी की रिटर्न फाइल करो ये सब करो, हम अपने में वैसे रजिस्टर्ड है स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल से, तो आप जानोगे कि क्या चीज आपकी है, आप बिजनेस चला रहे हो और आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा, तो गवर्नमेंट बोला कि हम अपने ऊपर लाइबिलिटी नहीं लेते, ये किसको देते हैं सारा काम, इस पे जी, जो बिजनेसमैन है। फिर आप आओगे ऐसे ही रेंटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसे करके बहुत सारे सेक्शन है, तो ये इसमें आप अगर फॉल करोगे तब, तो ऐसे करके सिचुएशन है, फिर आप देखोगे यहाँ पे सप्लाई
सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, तो इस टाइप की भी सर्विसेज क्या है आरसीएम में। क्यों? क्योंकि क्या मान लो डायरेक्टर कोई आपका डायरेक्टर, जैसे आपने एमसी में सुना होगा, कोई वैसे रहता है प्रॉपर पूरे होल ईयर के लिए आपका डायरेक्टर है, कोई हाफ ईयरली है, कोई ऐसे करके, कोई सीजनल, इसमें बहुत सारे आपकी कैटेगरीज आती है डायरेक्टर्स में। तो इसकी इसमें क्या है कि अब गवर्नमेंट किस किस डायरेक्टर को कैसे कैसे पकड़ेगी, तो बोलती है जी हम क्या कर रहे हैं, जो कंपनी है जो इनकी सर्विसेज ले रही है, हम उनको बोलेंगे जी आप इसको आरसीएम पे कराओ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपको बोले जो सप्लाई, जो इंश्योरेंस आपकी, अब LIC ये सब आ गई, तो इनके भी आपने देखा होगा एजेंट्स होते हैं। अब एजेंट्स क्या करते हैं, LIC की सर्विस आगे किसको सप्लाई कर रहे होते हैं, कस्टमर्स को, ठीक है। यहाँ कस्टमर्स नहीं, रिसिपिएंट कौन रहेगा, रिसिपिएंट रहेगा आपका LIC वाली कंपनी, क्योंकि क्या है, ये आपकी सर्विस हो गई, ये एजेंट्स हो गए जो आपके, जो सप्लायर है। कौन से सप्लायर जी, जो इनकी सर्विस को, और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन हुआ, जो LIC होगी। तो LIC वालों ने कहा जी हमारे लिए एजेंट क्या कर रहे हैं, हमारी सप्लायर आगे प्रोवाइड करेगी इसको कस्टमर्स को, उनके हजारों कस्टमर्स हैं और लाखों एजेंट्स हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला मान लो जो करोड़ों आपकी पब्लिक है, उनके लाखों जो एजेंट हैं, उनको हम बोले पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर अपनी रजिस्ट्री रिटर्न भरो, ये सारी चीज करो। तो उन्होंने बोला क्यों ना हम क्या करते हैं जी, जो मेन कंपनी है LIC, हम उसको पकड़ते हैं, जो उसके एजेंट्स होंगे वो क्या करेंगे जी, किससे कमीशन लेते हैं, कंपनी से। जिससे आगे जाके क्या है, कंपनी बोलेगी जी हाँ मेरा भी क्या कहते हैं, इसको कमीशन देता हूँ अपनी सेल पे, तो उस टाइप से मेरे को उसको भी एडजस्टमेंट होगी। तो गवर्नमेंट ने इसको पकड़ा इसलिए, इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। कि जिससे इतने सारे जो चेन बन रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है कि आपकी टाइम कंज्यूम होगा गवर्नमेंट के पास टैक्स जाने में। मान लो कल को उस कंप्लाइंस में बहुत दिक्कत आ रही है, तो गवर्नमेंट बोला आप एक रजिस्टर्ड कंपनी हो, सारी चीज़ आपने रजिस्टर्ड करा रखी है, आपकी सारी कंप्लाइंसेस करो। फिर ऐसे करके आपका रिकवरी एजेंट जो बैंकिंग के होते हैं वो सारी चीज़, फिर ऐसे करके आपको बोल रखा है यहाँ पे अदर टेरिटरी से जो बिलोंग करते हो, फिर ऐसे करके एक दो सर्विसेज और बोल रखी है। तो बाकी जैसे कॉपीराइट्स, फिर ये आपका जैसे म्यूजिक डायरेक्टर, ये सारी चीज़ होते हैं। ये सारी चीज क्या है, ये भी क्या करेंगे, कोई पर्सन है, अब जैसे मान लो आप गाना, आप सिंगर हो, आप क्या कर रहे हो जी, आप किसी रियलिटी शो में गए, उन्होंने आपसे बुलाया, तो इस टाइप की सर्विसेज आपकी सारी आरसीएम में रखी हुई है, ठीक है। तो इसको रीड कर लेना, क्योंकि ज्यादातर जो आप जब अकाउंटिंग करने जाओगे, वो किसकी सर्विस फंसेगी आपकी सबसे ज्यादा, ठीक है, जीटीए की। तो देखो ज्यादातर सर्विस हमने पढ़ ली है, बट वो तब फॉल करेगी जब आप स्पेसिफिक उस इंडस्ट्रीज में या उस बिजनेस एंटिटीज में तब रहोगे। बट जो ज्यादातर आप जो काम करते हो एज अकाउंटिंग में, वो किस चीज में आपकी ज्यादातर फंसती है, एक तो जीटीए की सर्विस, बोला जाता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है। जीटीए मीन्स वो वाली जीटीए मत समझना जो आप गेम खेलते थे, ठीक है। हाँ जी। यस सर। सर। तो जीटीए से कौन कौन क्या यस समझता है, सर। और आरसीएम किस बेसिस पे लगता है, किसको कितना पता है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे जीटीए का। सर अगर जीटीए रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, हम्म। और इसमें 1500 वाला इनवॉइस का कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो जी, इन्होंने देखो 2 पॉइंट बोले, चलो पहले इन 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ जी प्रकाश जी, कुछ आप कहना चाहोगे? हाँ जी, बाकियों से भी क्वेश्चन है कि सर बाकी, हाँ बताइए प्रकाश जी। सर नहीं बता पाऊंगा, नहीं बता पाओगे, चलो कोई नहीं, ऐसी बात एक्सप्लेन नहीं है। नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, एक्सप्लेन टाइप तो नहीं कर कर दूंगा पाओगे, मैं। कुछ नहीं, हाँ जो भी जी, मन में आ रहा है वो बता दो। टाइप एक्सप्लेन कर करने देता कौन हूँ कह मैं। रहा है? टाइप कर देता हूँ अच्छा, मैं। टाइप करके, अच्छा। हाँ जी, बाकी लोग जैसे अब जो अदर स्टूडेंट है वो भी बताओ कि जीटी से आप क्या समझते हो, क्योंकि आपका भी पहले पता होना जरूरी है कि मतलब क्या चीज़ आप अपने माइंड में लेके चलते हो आरसीएम के रिगार्डिंग। कुछ भी जो आपको पढ़ा हो, या आपने क्लासेस में, या आपने कहीं से उसके रिगार्डिंग कुछ भी बता सकते हो, जैसे प्रदीप, पवन, वंश, विकास जी, जल्दी से, मोहम्मद बिलाल जी। कुछ नहीं पता जीटीए का? ठीक है जी, देखते हैं देखिए। ट्रांसपोर्ट की सर्विस होती है सर। हाँ, ट्रांसपोर्ट की सर्विस होती है, बिल्कुल करेक्ट है जी। बाकी जैसे आरसीएम किस बेसिस पे लग जाता है इस पे? जो सर्विस ले रहा है वो टैक्स पे करेगा सर इसमें। सर्विस लेकर टैक्स पे करेगा, और ये आपको जरूर बोलना है कि वो फॉल करती है आपकी 9(3) में।
जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसमें और सर्विसेज बढ़ा सकती है, ठीक है। ये मत सोचना कि ये और सर्विसेज और नहीं हो सकती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट सोचेगी कि आगे मेरे को इससे टैक्स मतलब कलेक्ट होने में बहुत दिक्कत आ रही है, जैसे आपको गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स कलेक्शन में अगर दिक्कत आती है तो वो डाल देती है, आरसीए में कुछ और प्रोविजन बना देगी आपके लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो जीटीए की बात करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं इस पे। आपका जो वो वाइट बोर्ड है, कि ये बहुत जरूरी है जी। किस में आते हैं हम, आपने बोला जी जीटीए में जो ये इसमें ना दो टाइप के आपको डीलर्स मिलेंगे, क्योंकि दोनों आपको पता होने चाहिए। क्योंकि आपको तो अभी तक पता है कि आप अगर ट्रांसपोर्ट की सर्विस लोगे तो आपका आरसीएम अप्लीकेबल हो जाएगा। बट अब मान लो ट्रांसपोर्टर को ना वैसे गवर्नमेंट सोचती थी क्योंकि ट्रांसपोर्टर ट्रक चला रहा है जी, तो उसको क्या पता होगा कि क्या जीएसटी भरना है, क्या फाइल करना है, तो उसको रखा था अनरजिस्टर्ड मानते थे पहले, मतलब कि उसको एज अनरजिस्टर्ड उसलिए उसका आरसीएम में रख दिया। अब मान लो जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर है, जिनके ट्रक मतलब 100 ट्रक है उनके पास, अब उनकी टर्नओवर भी जा रही है ऐसे करके 40-40 लाख या 1-1 करोड़ रुपए। तो गवर्नमेंट ने बोला जी अरे ये भी तो क्या हो रहा है, इनकी भी तो लिमिट क्रॉस हो रही है। तो गवर्नमेंट ने इन्होंने क्या करा जी, इनको बोला दो कैटेगरीज में रखा है इनको। एक तो बोला आप एक यूआरडी ट्रांसपोर्टर मतलब अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। एक तो अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर और एक को रखा जी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब ये वाला तो आपको पता है अनरजिस्टर्ड वाला, कि अगर आप इससे क्या करते हो जी, अपनी सर्विस लेते हो, कि अगर आप इससे क्या करोगे, सर्विस लोगे, तो क्या इस पे अप्लीकेबल रहेगा। हाँ जी, आरसीएम सर, आरसीएम। आरसीएम, साफ साफ पता चल रहा है आपको। बट आपने कहा जी हम आ जाते हैं अब इधर, कि जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है, ये जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा था। गवर्नमेंट ने इसको बोल रखा है कि आपके पास हम दो ऑप्शन दे रहे हैं, कि आप जो जीएसटी है, आपको जो जीएसटी चार्ज करना है, आपको इस दो रेट से करना है। क्योंकि दो रेट का पंगा आपको पता होना चाहिए, एक कितना 5 और एक 12। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप क्या करते हैं जी, जीएसटी ट्रांसपोर्टर बड़े ट्रांसपोर्टर हो चुके हो तो आपको हम दो रेट दे रहे हैं। अब ये आपको ऑप्शन लेना है, जैसे रजिस्ट्रेशन लिए तो जब रिटर्न फाइल करते हो तो उस टाइम इनके पास सबसे पहली रिटर्न में पूछा जाता है कि आप 5% ऑफ कर रहे हो या 12% टैक्स लगाओगे अपने सेल के बिल पे, जो मतलब अपनी सर्विस का बिल काटेंगे। तो अगर वो चूज करता है 5%, ठीक है, तो इनके लिए क्या है आपका, अगर ये चूज करेगा आपके लिए 5%, तो इसके लिए क्या है आपका जो इनपुट होता है, क्योंकि जब जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ये क्या करेगा, ट्रक रिपेयर कराएगा या मान लो नए ट्रक खरीदेगा, तो इस केस में क्या आएगा, ये भी परचेज करेगा आगे से, जिससे परचेज कर रहा है वो उसके लिए गुड्स है, और इसके लिए क्या आएगा वो इनपुट, इनपुट। है ना। तो बोला अगर आप 5% में लेते हो तो यहाँ पे आपको आईटीसी, नो आईटीसी जी, ठीक है। आपका जो आईटीसी है यहाँ पे आपके लिए नॉट अवेलेबल कर दो, जो आप लिखना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे बोला अगर आप 12% पे जाते हो तो आपका आईटीसी आपके लिए अवेलेबल है जी। अब ये क्यों अवेलेबल है और इसके लिए क्यों नहीं अवेलेबल है, ऐसा कोई सोचेगा या किसी को पता है कुछ। इनके पास इनपुट बहुत कम आता होगा। देखो इनके पास इनपुट, कम आता है सर। हाँ देखो अब इनके पास इनपुट बहुत कम नहीं आता है, मान लो अब मैं बता रहा हूँ इनपुट बहुत कम नहीं, इनके पास आउटपुट कम आएगा। अब मान लो ट्रक खरीदा, उसका इनपुट मिल गया इन्हें, मान लो 10 लाख का ट्रक था, अब उस पर 18% हम एज्यूम कर रहे हैं, तो कितना हो गई थी 1,80,000, तब वो आ गया, और ये टैक्स 5% चार्ज कर रहा है। मान लो पूरे 5% के हिसाब से इसके पास खाली लाख रुपए आ रहा है, तो इसका इनपुट ज्यादा हो गया, है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको इस केस में इनपुट नहीं देंगे, अगर आप इसमें जाते हो तो हम इनपुट नहीं देंगे, आप 5% टैक्स लो और सीधा गवर्नमेंट को पे कर दो। बट यहाँ पे बोला जी इसका इनपुट वैसे भी यहाँ पे बहुत कम ही रहेगा, जैसे इसका इनपुट कम ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या रहेगा 12% वाले में, जैसे ट्रक है आगे जाके अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, अपनी बुक ऑडिट करवाएगा, तो सीए की फीस हो गई, सीए का जो टैक्स लगता है वो इसमें क्लेम कर सकता है। तो गवर्नमेंट बोला अगर आप 12% करते हो
तो जो आपका इनपुट रहेगा वो इससे ज़्यादातर एडजस्ट होने के चांसेस है, और बहुत मिनिमम कम बचेगा, या बचेगा भी तो या आउटपुट लाइबिलिटी आएगी। तो गवर्नमेंट वाला हम आपको अगर 12% लोगे तो ITC आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हाँ हाँ जी बताइए। क्लियर। इसमें एक दो पॉइंट अभी और आएंगे, और कैसे आएंगे अभी देखो, वो समझते हैं उससे पहले, मगर ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें मतलब अगर लार्ज स्केल पे अगर जीटी है तो 12% लेगा, क्योंकि उसका फिर इनपुट ज्यादा हाँ होगा। इनपुट ज़्यादा होगा और इनपुट ले सकता है वो, और यहाँ पे उसका इनपुट कम भी होगा, और प्लस अगर इनपुट कम की बजाय ज़्यादा भी हो जाए, मगर वो 5% टैक्स ले रहा, तो गवर्नमेंट बोली भाई हम नहीं देना चाहेंगे आपको, क्योंकि क्या होगा, बार बार ही बोलेगा मेरा इनपुट बहुत ज़्यादा, लाओ मेरे को देते रहो जी। तो सर ये 5% आउटपुट पे निकलेगा ना? हाँ आउटपुट जितनी भी अपनी सेल करेगा ना उस पर 5% चार्ज करके सीधा गवर्नमेंट को पे कराएगा। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। अब आ जाते हैं, देखो इसमें बात आ गई अब किस चीज़ की, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की बात। एग्जाम्पल क्या है जी, अब मैंने कहा अब एक कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड मान लेते हैं। अभी कंपनी इसकी टर्नओवर है, सर्विस प्रोवाइड करती है वैसे, अब इसकी टर्नओवर है खाली 15 लाख। ठीक है, 15 लाख की कम मतलब इसकी टर्नओवर है। ये क्या करती है जी, इसने GST नंबर नहीं है इसके पास, तो इसमें क्या हो गया, अब इसने बोला कि इसने बोला जी इसके 2 ऑफिसेज है, जैसे दिल्ली में ही 2 ऑफिसेज है, एक मान लो नागलोई और एक रजौरी। ठीक है, अब इसने क्या करा, यहाँ से कुछ सामान लिया और बोला यहाँ ट्रांसफर कर दो, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्रांचेस थी, बट इसने यहाँ से खोला, यहाँ पे कम था तो यहाँ भेज दिया। अब वो जो भी गुड्स वुड्स थी उसके लिए इसने क्या करा, एक ट्रांसपोर्टर को हायर करा, और बोला जी ट्रांसपोर्टर से कि मेरा गुड्स यहाँ लेके चले जाओ जी। तो इस केस में RCM अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? हम्म, सर ये जो ट्रांसपोर्टर है होगा सर। रजिस्टर्ड है कि नहीं? अभी भूल जाओ, रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड पे भी आएंगे, बल्कि ये पूछना RCM केस को फॉलो होगा करेगा सर। या नहीं। होगा हम्म? सर। किसने का होगा जी? वंश ने? अच्छा, यस सर। ठीक, पर ठीक है सर जी। ये सप्लाई थोड़ी हो रही है, ये तो सिर्फ गोडाउन से शिफ्ट कर रहे हैं ना दूसरी शॉप पे। हाँ मगर इसमें देखो क्या चीज है सर अब। ये बिल प्रोवाइड करना पड़ेगा सर। अरे ईवे बिल तो अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे, ईवे बिल तो बनेगा बनेगा, मगर उससे पहले इसमें फॉल करेगा नहीं करेगा? इसमें देखो RCM अप्लीकेबल होगा। अब क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखना सबसे पहली चीज, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इसमें ये तो ऐसे ही ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर ये क्या होता है ना कि मैं बोलता, जैसे मान लो मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा घर नागलोई में, अब मैंने रजौरी में घर ले लिया, अगर मैं जाके बोलूंगा ट्रांसपोर्टर से, तब वो ये केस RCM का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो रिसिपिएंट, ये चीज क्या लिखी है स्पेशली, ये क्या है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। यहाँ देखो साफ साफ मेंशन है, इंडिविजुअल मेंशन है इधर। नो सर। ठीक है, तो इधर क्या बोल दिया, फैक्ट्री। GST नंबर हो ना हो इससे मैटर नहीं कर रहा। फिर देखो सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर सोसाइटीज, रजिस्टर्ड पर्सन। अब जैसे कंपनी है, MC की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो गया आप, ठीक है। यहाँ फिर बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, कैजुअल डीलर्स, आपके जो टैक्सेबल पर्सन है, या लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी में कोई भी बिजनेस एंटिटी, कोई पर्सन नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, RCM, सॉरी, इसमें फॉल करेगा जी। तो इसमें पता है क्या होगा, आप बोलोगे RCM फॉल करेगा तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये होगा या फिर जो ये कंपनी है ये होगी। ये भी चीज नोटिस करना आना चाहिए, क्योंकि RCM का केस बहुत ही वाइड है और इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो कौन फॉल करेगा, मतलब ट्रांसपोर्टर, यही है। तो अब आप लोग बताइए
किस केस में गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टर से ले तो ज्यादा बेटर है या फिर इस कंपनी से ले तो ज्यादा बेटर है? तो कंपनी से ले तो ज्यादा बेटर है। हाँ क्योंकि कंपनी से लेगी, हाँ। हाँ क्योंकि कंपनी क्या करेगी, क्योंकि आपको याद हो जीएसटी में मैंने एक आपको सेक्शन था शायद 12 या कुछ समथिंग था, मेरे को याद नहीं एक्चुअल प्रॉपर, उसके अंदर क्या था, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, याद हो कि आपका जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वो भी रेगुलर डीलर में। एक बार मैं वो फाइल देखो दिखाता हूँ आपको, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आरसीएम ना आपको बारीकी तरीके से पकड़ने में हेल्प करेंगे आपको। कि जैसे इधर आते हैं, माई कंप्यूटर का है हमारा, यहाँ आके हमारे रिकॉर्डिंग आपको लाइव क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ जो नोट्स है इसमें शायद जीएसटी का ये था। तो इसमें देखो एक शीट थी जिसमें हम क्या करते थे, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पढ़ते थे, अगर आपको याद हो ये सेक्शन इसमें मेंशन नहीं है। तो देखो इंटर स्टेट सप्लाई कैजुअल पर्सन टैक्सेबल, ये यहाँ पाओगे तो यहाँ आपको स्पेशली मेंशन होगा कि आपका यहाँ पर्सन टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर आपकी रिवर्स चार्ज की सर्विस में अगर आप डील कर रहे हो, जैसे मान लो ये फर्स्ट टाइम है, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो बट आप एक बिजनेस एंटिटी हो, चाहे फर्स्ट टाइम पूरे ईयर में एक बार क्यों ना हो रहा हो, ठीक है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा जीएसटी में, ठीक है। हाँ जी, क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब इसमें देखो बात आई, जैसे ये तो एक कंपनी थी, अगर मान लो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ जाए या कोई पार्टनरशिप फर्म भी आ जाए, तो सब चीज क्या होगा, आरसीएम अप्लीकेबल रहेगा उसमें। बट किस केस में नहीं रहेगा, जब मान लो कि मैं एज अ पर्सन इंडिविजुअल हूँ और अपना घर मेरा नागले में था, मैंने रजौरी में ले लिया, मैं वो चीज करवा रहा, तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा जी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब देखो इसमें एक चीज आई है कि आपकी एक, कि आपकी जो आरसीएम में जो ट्रांसपोर्टर था, ठीक है, कि इसमें एक 5% वाला था और एक 12% वाला था, ठीक है। उसमें एक पॉइंट को और नोटिस करना, जो मैंने शीट दी आपको, ठीक है, पीडीएफ ये कि इसके अंदर देखो क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हु हैज नॉट पेड इंटीग्रेटेड टैक्स एट द रेट ऑफ 12%, या अगर सिंगल रेट होगा तो 6% तक का अगर टैक्स आपकी जीटीए वाले नहीं पे करते गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उस पर आरसीएम क्या होगा जी आपका अप्लीकेबल, मतलब आपका एग्रीगेट 12% दे रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा जी आपका आरसीएम का केस नहीं अप्लीकेबल होगा। अब देखो कैसे जी ये चीज़ मैं इसमें समझाता हूँ आपको। ये हम मान लो एक कंपनी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब आपको पता है कि आपका अगर ये ट्रांसपोर्टर से सर्विस लेता है तो क्या होता है इस पे, हाँ जी, हेलो, आरसीएम लगता। आरसीएम लगता है, ठीक है। बट क्या बोला जी आपका कि अब इसने क्या बोला कि ट्रांसपोर्टर भी क्या है यहाँ पे अनरजिस्टर्ड होता है तब, बट यहाँ पे ट्रांसपोर्टर भी क्या निकला, रजिस्टर्ड। तो तो इस केस में फॉरवर्ड ना, चार्ज लगेगा। हाँ तो उस केस में आपको ये देखना होता है कि ट्रांसपोर्टर कौन सा टैक्स चार्ज कर रहा है। साफ साफ देखो यहाँ मेंशन भी है, आपको ये वाला पॉइंट दोबारा पढ़ाता हूँ कि गुड्स ट्रांसपोर्ट हु हैज नॉट पेड इंटीग्रेटेड टैक्स, अगर ये इतना 12% टैक्स नहीं देगा तो आरसीएम जरूर अप्लीकेबल रहेगा। अगर ये 12% टैक्स दे रहा होगा, कौन जी, जो हमारा ये एग्जाम्पल है, अगर ये क्या कर रहा होगा ट्रांसपोर्टर, इसमें फॉल कर रहा होगा, तो आपका केस क्या रहेगा, जो ये वाला केस है जो ये इन दोनों से ट्रांसपोर्टर से जाएगा, ये कहलाएगा फिर आपका फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड फॉरवर्ड चार्ज। चार्ज। इसमें क्या होगा जी आपका आरसीएम नॉट अप्लीकेबल, समझ गए। ये केस बहुत चल रहा है आपका आजकल, क्योंकि आपको पता नहीं रहता वो किस में फॉल कर रहा है, आप बोलते हो नहीं आरसीएम है, आरसीएम है, आरसीएम आरसीएम के अंदर पे करा दो, आरसीएम ये करा दो, फिर बाद में पता चलता है जब सीए बैठता है, अरे नहीं भाई ऐसा तो होना ही नहीं है, क्योंकि आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हुई है। इसलिए अगर ये क्या कर रहा होता, अगर ये इसमें फॉल होता तो 100% यहाँ पे आरसीएम अप्लीकेबल होगा
और ये क्या करेगा, एक नॉर्मल इनवॉइस काट के दे देगा जो इसकी सर्विस का होगा। 5% ये इससे चार्ज नहीं करेगा कि आप सोचो इससे चार्ज कर लेगा, नहीं। ये 5% उनसे चार्ज करता है जैसे जो अनरजिस्टर्ड पार्टीज है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो उनके केस के लिए। समझ गए? हाँ जी, क्लियर ये 5 और 12? तो ये यस सर। 5% वाला नहीं समझ आया। 5 वाला देखो क्या होगा कि 5 वाले का एक तो देखो सबसे पहला फंडा था इनपुट और इसके लिए क्लेम करने का। जो इनपुट वाला हमने समझ लिया, अगर इसमें फॉल करेगा इनपुट नहीं मिलेगा, इसमें रहेगा तो इनपुट मिलेगा। फिर एक केस आता है कि जब अगर मान लो कंपनी है, कोई रजिस्टर्ड है, ठीक है, कंपनी है रजिस्टर्ड है, तो उसमें क्या होगा कि अब मान लो ट्रांसपोर्टर के पास गई, ट्रांसपोर्टर क्या निकला जी, रजिस्टर्ड निकला। तो रजिस्टर्ड निकला तो अगर वो 5% पे ले रहा होगा यहाँ पे, तो इसमें आरसीएम अप्लीकेबल रहेगा। बट अगर वो 12%, मतलब ये इनसे चार्ज नहीं करेगा कि आप सोचो कि इससे चार्ज करोगे, नहीं। ये मतलब ये उस केस के लिए कि जब मान लो ये कोई बड़ी इसकी टर्नओवर रजिस्टर्ड है, और ये अगर क्या कर रहा है 5% चार्ज किन से कर पाएगा, ये जो अनरजिस्टर्ड जैसे आएंगे आपके, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, जैसे यूआरडी डीलर। ठीक है। ठीक है, ये वाला क्या रहेगा, ये हर डीलर से चार्ज कर रहा होगा, चाहे रजिस्टर्ड आए या कुछ भी आए, तो क्योंकि ये कौन सा हो जाएगा चार्ज आपका, फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये वाला टैक्स इसके पास जाएगा, ये गवर्नमेंट को जमा कराएगा, और दोनों का वैसे ही चलता रहेगा जैसे जो चलना है। इसमें आपका पंगा फंस जाता है, क्योंकि इसमें इसको इनपुट नहीं मिलना, तो गवर्नमेंट बोलती है चलो ठीक है जी, हम इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे लेंगे, जो ये है। क्लियर? यस सर। हाँ जी श्वेता जी, क्लियर आपका भी है? सर हाँ, थोड़ा बहुत क्लियर है। थोड़ा बहुत इसमें क्या कंफ्यूजन रह गई? सर अगर ये यूआरडी डीलर से चार्ज कर रहा है 5%, तो फिर ये पे भी तो करेगा हाँ, ना? तो ये पे कराता है ना गवर्नमेंट को सीधा, सारी की सारी जो टैक्स सारा गवर्नमेंट को पे कराता है। अब इसको आईटीसी नहीं मिलता। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके। इसको कोई लेने देना नहीं है, बस ये करता है उनसे चार्ज करता है और गवर्नमेंट को जमा करा देगा। क्योंकि क्या है, ये रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है तो इसने बोला मेरा छोटे लेवल का काम है, बट मेरे को क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंने ले रखा है, क्योंकि मेरी टर्नओवर उतनी जा रही है, मतलब 20 करोड़ से जो सर्विस से ऊपर है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। बट मेरे को पता है कि इतना ज्यादा भी नहीं जाएगा कि मैं 12% ले लूँ। अच्छा और ठीक है सर। 12% में क्या रहेंगे, कंप्लाइंसेस आपके बढ़ जाएंगे, इसमें कंप्लाइंसेस कम रहेंगे। बस आपको क्या है, टैक्स लिया उसको पे करा दिया। वरना अगर 12% लोगे तो आपके रजिस्टर 1 रजिस्टर 3 भी सब फाइल करनी होगी। ठीक है सर। ठीक है, अब यस। क्लियर आपका? यस सर, क्लियर है। और एक चीज और याद रखना, कभी जैसा आरसीएम का केस अगर आपके पास कोई आता है, जैसे मान लो वो कभी पूछा आपसे कि हम कॉर्पोरेट बॉडीज को आपका प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जिस जिसको ये सर्विस किस किस को मिल रही है, ये चीज याद रखना हमेशा। कभी आपसे गलती नहीं होगी आरसीएम वाली कंसिडर करने में, क्योंकि जीटी की ओके। सर्विस आपको पता है ट्रांसपोर्ट की सर्विस होती है। सप्लायर कौन होगा, तो आपको सप्लायर भी पता चल गए हैं कि कौन हो सकता है, एक रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर या रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर, दोनों में से 5 और 12 वाला ही पता चल गया। प्लस फिर इसमें पता चल गया आपको यहाँ पे रिसिपिएंट ऑफ आपके जो सप्लायर सप्लाई है, उसका कौन कौन है ये। तो अगर ये फॉलो करेंगे उनमें, तो आपके इन सब केसेस में आपका आरसीएम अप्लीकेबल होगा। ठीक है सर। क्लियर? यस सर। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। फिर इसमें एक चीज आ जाता है, अगर मान लो इनकेस आप ट्रांसपोर्टर हो, तो एक केस और फंसता है जो आपने बोला था बिल्टी वाला, एक वो भी ले लेते हैं कि बिल्टी वाला आपको याद हो, एक बिल्टी अगर बनेगी 750 की और एक 1500। ठीक है, अगर एक ट्रांसपोर्टर है रजिस्टर्ड है और उसकी क्या जा रही है जी आपकी, अगर आपका सिंगल है, जैसे मान लो कि ये 5% वाला ही है जिस पर आरसीएम अप्लीकेबल होगा, क्योंकि 12 वाला तो क्या हो जाएगा आपका, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। तो आरसीएम एक इन दोनों पे भी कुछ बोला गया है कि 750 की अगर कोई बिल्टी, मतलब उसका जो भी वो रेस करता है वो, या फिर 1500 की। तो ये बोला कि अगर उस ट्रांसपोर्टर की एक सिंगल ट्रक जा रहा है और उसकी सिंगल बिल्टी कितने की, मतलब 750 का मतलब बिल बना के मतलब एक टाइप से दे रहा हो, तो इस पे आरसीएम नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, सिंगल जो बिल्टी है 750 से अबव की रहेगी तो आरसीएम लगेगा, एक ये भी चीज है। ठीक है, इससे यस सर। अबोव रहनी चाहिए। फिर एक चीज क्या है यहाँ पे, जो 1500 बोल रहा है, ये होती है मल्टी आपकी, मल्टीपल बिल्टी आपकी। किस केस में क्या होगा, जैसे मान लो एक ट्रांसपोर्टर है, उसके पास बड़ा सा ट्रक है, उसके अंदर आपके 5 सप्लायर का सामान जा रहा है। अब 5 सप्लायर वो चार्ज कितने कर रहा है जी उनसे, 1450। तो उस पे नहीं है जी, अगर वो 1500 मान लो 2000 3000 चार्ज कर रहा है, तब आपका क्या उस पे
ठीक है, क्लियर ये दोनों पॉइंट? यस सर। हाँ जी, तो ये देखो आरसीएम के ये कुछ पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए। अब इसमें क्या है जी आपका, अब आ जाते हैं इनकी एंट्रीज के ऊपर। इनकी अब एंट्रीज करनी जो टैली पे, तो हम चलते हैं अब इसको हटा के अब कहाँ पे जी, टैली पे। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आरसीएम की लायबिलिटी उसकी कैसे 5 या 12 है, कौन सा फॉरवर्डिंग चार्जेस है, कौन सा आरसीएम वाला केस है, ये कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रखा है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप इजीली जब कल को आप किसी कंपनी के फर्म में या पार्टनरशिप फर्म में या कंपनी में अकाउंटेंट हायर होते हो, तो आपको पता रहे कि किस केस में आपका आरसीएम है ट्रांसपोर्टर केस में, किस केस में नहीं है। ठीक है, आप तो क्लियर हो जाएगा आप सबों को। यस सर। अब इसकी एंट्रीज कैसे करनी है? अब हमने ये समझ तो लिया कि हाँ इसमें आरसीएम केस बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, ये 12% वाला है, 12% वाला है, 5 वाला है। तो हम आ जाता है इसकी एंट्रीज करने के लिए। तो एंट्रीज करने के लिए मैंने एक ले रखी है एडवोकेट का, वैसे एग्जांपल ले रखा है, जीटीए का लोगो सेम एज इट इज ही करना होगा आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे इसी में, ये नहीं, ये, तो इसमें हमने एक अंकित एसोसिएट करके एक, मान लिया हमने लॉयर फर्म है, उसमें क्या कर रहा है जी, हमने उनसे लीगल चार्जेस जो उनके थे, उन्होंने एक सिंपल सा इनवॉइस काट के दिया 20,000 का। तो इसकी एंट्रीज हमें करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसके ऊपर आरसीएम पे करना है। सेम सारी एंट्रीज ऐसी जीटीए की हो या फिर मान लो स्पॉन्सरशिप की हो, सारी सेम ऐसी ही जाएगी। आपको कितनी, 3 एंट्रीज करनी है। बाकी जैसे कोई वैसे भी कराता है एक सिंगल एंट्री, तो मैं सिंगल एंट्री का इफेक्ट दिखा दूंगा आपको, बट पहले हम 3 एंट्रीज के साथ करते हैं जो प्रॉपर अकाउंट ऑफ आपके मेंटेन करके देगा आपके। क्यों? क्योंकि क्या है, आपको जो आगे जाके बैंक रिकंसिलिएशन करोगे, और आपको पता है आरसीएम की लायबिलिटी किस में पे कराई जाती है हमेशा? कैश में। हाँ, क्योंकि क्रेडिट लेजर सेट ऑफ नहीं करोगे, अगर कर देते तो गलत है। और अब तो पोर्टल का आपका अपडेट हो गया, ऐसा चेंज हो गया है कि आपको जब चालान भरवाना होता है ना, तो अलग से ही हो जाता है वो। जैसे आपका एक चालान बनता है तो वहाँ दिखाता है एक फिक्स, और एक आपका वैसे करके दिखाता है, तो आप अदर ऑप्शन लेके और अदर में दिखाओगे, जिससे आपका आरसीएम की लायबिलिटी अलग से पे करा रहे होगे। ठीक है, तो आप चलते हैं एंट्रीज के ऊपर। तो एंट्रीज देखो बिल्कुल सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जब आप सेटअप लगाते हो, कि हम टैली पे चलते हैं, हमारी कंपनी एमएन इंटरप्राइजेज, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ आते हैं टैली पे। यहाँ आके हम करेंगे कंपनी क्रिएट, क्रिएट करेंगे। बाकी चीज़ें इसमें जैसे नहीं है अभी, आप जो जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, वरना आप अगर वहाँ के अकाउंटेंट बैठोगे तो आपकी सारी डिटेल पहले से फिल होगी। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली फाइनेंशियल ईयर आपका 21 का है, तो 21-22 ही रहेगा। मैं बस इसको सेव कर दिया हूँ। सेव करने का जब आप जीएसटी का सेटअप लगाते हो, तो इसमें एक चीज़ है जो आपको अब अनेबल करनी है, क्योंकि आपको पता है आरसीएम की लायबिलिटीज आ रही है। तो आप जैसे इसको यस करोगे, जैसे ऑलरेडी यस है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो आपका जीएसटी नंबर जो आपकी कंपनी का रहेगा, आप वो यहाँ फिल कर देना। देन एंटर करके यहाँ जैसे भी रिटर्न आपके मंथली, यहाँ पे आप देखोगे आपको ऑप्शन दिखा जाता है सेट ऑन जीएसटी रेट आपकी। ये तो हमेशा स्टॉक में बताया था, तो यहाँ कभी हम यस नहीं करेंगे कभी भी। हम आएंगे यहाँ पे कि अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, तो अभी हम एडवांस का केस भी नहीं कर रहे, वो आगे करेंगे। हमने कहा हम कौन सा कर रहे हैं, अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, क्योंकि आप इसको यस नहीं करोगे तो रिपोर्टिंग आपको प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपके 3B एंड रजिस्टर 2 में। तो हमें इसको यस लेके चलना है, और कंट्रोल ए करके से, समझ गए कि अब जीएसटी रिटर्न, सॉरी जीएसटी सेटअप में हमें एक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी, अगर आप लिखना चाहते हो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, इसको जरूर यस करना होता है। जैसे मान लो आपको पता चल रहा है आरसीएम की लायबिलिटीज बननी स्टार्ट हो रही है, तो आप एक बार यस कर दो, हमेशा आपके कंटिन्यू चलता रहेगा। कौन सी, अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। ये साफ साफ लिखा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर लिखा है, क्योंकि इन्होंने स्लैश करके ये भी लिखना चाहिए था अगर आपके स्पेसिफिक जो आपका आरसीएम का सेक्शन 93 वाला फॉलो करता है। बट इन ज्यादातर जगह पे अनरजिस्टर्ड मेंशन आएगा, तो आप उसको वो मत सोचना कि 94 वाला केस है या ऐसा है, नहीं, ये आपका 3 में भी यूज होगा। तो इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम चलते हैं सबसे पहले बिल रिकॉर्ड करने में। तो बिल में देखोगे इनवॉइस नंबर है, तो इनवॉइस नंबर कैसे ठीक करना है आपको, ऑल्ट जी से, क्योंकि मैं अब बाहर यहाँ आ चुका हूँ। तो यहाँ ऑल्टर मास्टर में वाउचर टाइप और परचेज, इसको क्या रख देना आपको, मैनुअल। ठीक है, और एक चीज और, इसको डुप्लीकेट को जरूर यस कर देना। कल को डुप्लीकेट इनवॉइस बना के दे रहा है, जिससे आपको इनपुट आगे क्लेम करने में दिक्कत ना हो, इसलिए फिर F9 से यहाँ आके अब देखेंगे जो इसका इनवॉइस नंबर है, आप सबसे पहले ये मेंशन करोगे। तो ये नहीं आया तो कोई बात नहीं, हाँ यहाँ कैसे चला गया,
कॉपी यहाँ पे हम एक खुद लिख देते हैं, कंट्रोल वी, देन एंटर करके यहाँ पे फिर एक बार और यही मेंशन कर दो। दोनों में सेम कर सकते हो, वरना सबसे ऊपर वाला आपका इनवॉइस नंबर होता है। कौन सी डेट में था आपका, 2 अप्रैल, तो F2 करके 2 अप्रैल, यहाँ पे भी 2। फिर यहाँ पे हमारी पार्टी, तो ऑल्ट सी करके हमने बनाया कौन सा, अंकित एंड एसोसिएट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देन एंटर करके सन्ड्री किसमें रखूँ इसे, हाँ जी, सन्नी डेटर्स या क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सर। क्रेडिटर्स, Kites. क्योंकि इसमें बहुतों की दिक्कत होती है, इसलिए बार बार मैं आपसे पूछता हूँ हर क्लास में, कभी जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलतियां कर देते हैं। तो वैसे नॉर्मल है, बट इसको आप गलती ना करो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे फिर इसका एड्रेस, यहाँ पे कॉपी एंड कंट्रोल वी और आर हम लगा देते हैं खुद ही, फिर एंटर करके यहाँ पे कॉपी एंड कंट्रोल वी, देन एंटर करके यहाँ पे पिन कोड एक बार और आप बता सकते हो, फिर एंटर करके जीएसटी आपसे पूछेगा यहाँ अनरजिस्टर्ड, और कुछ नहीं करना। ठीक, सेव करने का लिए डिटेल आ रहा है, कुछ नहीं पूछना हमें जी, कुछ नहीं भरना। यहाँ आके और सी करके अगर आप बताना चाहते हो कि जैसे आरसीएम वाली परचेज है तो आप परचेज अंडर आरसीएम ऐसे कर सकते हो, ये जो भी आपको, या इंट्रा परचेज कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, जैसे आप इंट्रा परचेज लिख दो अगर आप चाहते हो, वरना आप इंट्रा परचेज अंडर आरसीएम कर सकते हो, या ब्रैकेट में आरसीएम लिख दो अंडर आरसीएम, ठीक है, जिससे अलग से क्लासिफाइड है आपका ये हेड, और ये आपकी उस मंथ की जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप जो परचेज देखोगे, तो यहाँ परचेज में और कुछ नहीं करना, टैक्स वैक्स आपको कुछ नहीं करना, बट अप्लीकेबल जरूर रखना है, क्योंकि आगे रिपोर्टिंग नहीं दिखाएगा कि आप सोचे इसको तो टैक्स ही नहीं लग रहा तो मैं इसको नॉट अप्लीकेबल कर दूं, ये गलती मत करना, जैसा जा रहा है वैसा जान दो और कुछ नहीं करना। सेव करके जब इधर आओगे, ऑल्ट सी करा आपने, तो यहाँ किस चीज का, लीगल चार्जेस या लीगल एक्सपेंस जो आप बनाना चाहते हो उसका आप बनाओ, जैसे मेरे को ये बना तो मैं यही बना दे रहा हूँ, और यहाँ खुद लगा दिया लीगल चार्जेस। तो यहाँ देखो किस चीज में बन रहा है आपका बिल, क्या बन रहा है आपका ये, आइटम इनवॉइस में बन रहा है, हाँ अकाउंटिंग में आइटम, बनाना है। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि किसी ने देखो ये नोटिस नहीं करा, बट मेरे को खुद ही पूछना पड़ा जब ये आ गया आपका। यहाँ आप देखोगे क्या बन रहा है आपका, स्टॉक आइटम, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब हम ये बिल बनाते हैं तो ये किस चीज का बिल, हमारा एक सर्विस हमने मान लो उसकी परचेज करी है तो वो सेल कर रहा है, तो हमारा स्टॉक तो है नहीं है, तो हम कंट्रोल क्या करेंगे, एच, और यहाँ पे कौन सा मोड यूज करेंगे, काउंटिंग इनवॉइस। हाँ जी, अकाउंटिंग अकाउंटिंग इनवॉइस, यहाँ हम आएंगे और यहाँ आके जब हम क्रिएट करेंगे तो देखो किस चीज का क्रिएट होगा, यहाँ पे ऑल्ट सी करके कि लेजर, और इसको किस में रखोगे आप, इनडायरेक्ट परचेस अकाउंट में भी आ सकता है ना सर? हाँ, एक्सपेंस या परचेज। एक्सपेंस से क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में वहां शो करेगा, परचेज से क्या होगा कि आपकी परचेज में एग्रीगेट होगा, जिससे आप 3B और उसको मैच कर पाओगे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पे और क्या करवा रहे हैं आपसे, या आप एक्सपेंस रखो या परचेज रखो, दोनों ठीक है। आपको यहाँ के जीएसटी जरूर यस करोगे, ठीक है, जीएसटी जरूर यस करके आप डिस्क्रिप्शन ना लिखो, बट सैक कोड जरूर बताना है इसका, सैक कोड जो भी इसका होगा, जैसे यहाँ पे 998211 जो सैक कोड है, इन नॉन जीएसटी कोड्स कुछ नहीं करना, ट्रांजेक्शन ऑफ इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको आना टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी क्या रखूं मैं, टैक्सेबल। हाँ जी, इसको टैक्सेबल करोगे, क्योंकि आप सोचोगे नहीं ये तो क्या है जी आरसीएम में है, तो इसका टैक्स तो कौन पे कराएगा, जो आपका अंकित नहीं जी एमएन कराएगा, चलो ये तो पता है। फिर हमने कहा इसकी टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रहेगा तभी तो टैक्स पे करा रहा है, और आगे उसको आईटीसी क्लेम करेगा, तो इसको हमेशा टैक्सेबल रखना है। और इसमें एक चीज थी, अभी तक हम इन दो ऑप्शन को क्या करते थे, इग्नोर करते थे ना, नो नो छोड़ देते थे, बट अब से नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल, क्योंकि ये जो हम सर्विस रिकॉर्ड कर रहे हैं उस पर क्या है, आरसीएम अप्लीकेबल है या नहीं है, यस सर। यस सर। तो हम इसको यस करेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन हमें तब यस करना होता है जिसका इनपुट हम अपने बिजनेस में नहीं ले सकते, मान लो कुछ ऐसी गुड्स है या कोई ब्लॉक क्रेडिट में दे रखा है, जैसे एक ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन आपको पता होगा, उसके अंदर आपको मेंशन है, तो उसमें ये भी यस करेंगे, बट अभी इसमें वो नहीं है, तो हम इसको नो रख के, यहाँ टैक्स रेट 18% होता है, क्योंकि सर्विस पे जो स्टैंडर्ड रेट बोला जाता है वो 18% रहता है। देन इसको सेव करके यहाँ पे सर्विस ही रखना, और इसको सेव, सेव करने के बाद आप इंटर करोगे तो कितने की वैल्यू है आपकी, जो हमारा यहाँ पे 20,000, तो हम यहाँ पे 20,000 लिखेंगे, फिर इंटर करेंगे, तो आपको पता है कंट्रोल आई करना, जैसा भी यहाँ पे दिखा रहा है, एक बार और इंटर करना कंट्रोल आई, तो यहाँ आपको दिखाएगा टैक्स एनालाइज, टैक्स एनालाइज में आप आना,
तो यहाँ देखो टैक्स जरूर दिखाएगा, आप बोलो टैक्स तो दिखा रहा है, बट यहाँ पे एक चीज स्पेशल मेंशन करेगा, नोट कि अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। की कहने का मीन्स क्या, ये वाला टैक्स हम क्या इसको नहीं देंगे, ये है सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, क्या हम इसको खुद पे कराएंगे। ठीक है, अगर आप बोलोगे इसके अंदर टैक्स लगा है तो यहाँ देखो ऑल्ट सी करके यहाँ लिखना जी इनपुट CGST@9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस यही बनता है लेजर सेंट्रल और 9, उसको सेव करा। टैक्स लगा इसमें, नो सर। क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो ये टैक्स है आपको टैली को भी पता है इसमें टैक्स नहीं लगेगा, बट ये शो इसलिए करता है क्योंकि ये आपकी क्या है, एक टैक्स लाइबिलिटी आपने जो आरसीएम में बुक कर दी है, उसकी लाइबिलिटी जो आपकी बुक करी है उसके अकॉर्डिंग आपका इनपुट इतना बन रहा है, और उसके आगे आप पहले लाइबिलिटी पे करोगे, उसके बाद उसको क्लेम करोगे। तो इसलिए आपको यहाँ शो करता है जब आप कंट्रोल आई करके टैक्स एनालाइज चेक करते हो। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाए तो आप ये बता सकते हो, क्योंकि कई बार ये रहता है कि आप कंफ्यूज रहते हो कि नहीं ये दिखा रहा तो ऐसा नहीं, ऐसा तो होना चाहिए, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेव करके न्यू रेफरेंस, आपको ये सारी चीज़ पता है तो इसको हम कुछ नहीं देख रहे, हम चलते हैं सीधा जल्दी से ऑल्ट जी करके GSTR1 कुछ है नहीं, क्योंकि इसका इफेक्ट GSTR1 कौन, सप्लायर। जैसे मान लो अगर ये ट्रांसपोर्टर होता तो वो दिखाता है मेरी आरसीएम वाली सप्लायर। ठीक है, बट ये क्या है जी आपका एडवोकेट, उसको तो टैक्स से बाहर है, मतलब जीएसटी से, तो वो कुछ नहीं करेगा आपका ना GSTR1 में कोई इफेक्ट, आपका इफेक्ट आएगा किसमें, ऑल्ट जी करके GSTR2। तो GSTR2 में आप देखोगे आपका इनपुट तो शो कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है इनपुट जी, यस सर। और आप देखोगे यहाँ पे ठीक नीचे रिवर्स चार्ज लायबिलिटी टू बी बुक्ड, किसमें जी, रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई। अब इसमें देखो 3 हेड कह रहा है, अभी तीनों हेड का मीनिंग भी पता होना चाहिए। यूआरडी डीलर्स मतलब अनरजिस्टर्ड परचेज वाला होगा तो ऊपर दिखाएगा जो 9(4) का सेक्शन था, बट ये नोटिफाई डीलर्स को दे रखा है तो आपका कुछ नहीं है, तो इसमें 0 रहेगा। फिर बोलोगे रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई, ये होता है सर्विस के केस में, जैसे आपकी जीटीए की सर्विस, आपकी एडवोकेट की सर्विस, स्पॉन्सरशिप, ये मतलब जो भी सर्विस होगी ये। फिर आप बोलोगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आपका क्या है कि जो आप आउट ऑफ इंडिया से आप क्या करते हो, अदर कंट्री से कोई सर्विस ले रहे हो तो उस पर भी आरसीएम है, तो वाली सर्विस आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहाँ शो करेगा। ठीक है, रिपोर्ट ये वाली तो हमने देख ली। अब ऑल्ट जी करके हम GSTR3B में आते हैं। अब 3B में देखो इनपुट दिखा रहा है, साथ के साथ यहाँ पे ये लायबिलिटी, ये चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए, हम इसका आईटीसी क्लेम कर ले और इसकी लायबिलिटी पे कर दे। इसका मीन्स क्या है कि आपको शो करा रहा है कि आपकी लायबिलिटी बनी हुई है, इतनी आपको आरसीएम की लायबिलिटी अलग से पे करानी है। अगर आप इसका क्या करोगे, ऑल्ट पी करके, जब मैंने इसका प्रिंट दिखाया था प्रीव्यू आपको याद हो, तो इसमें देखो आपको कहाँ दिखाएगा ये इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। ठीक है, जब आपने 3B फाइल करोगे, फिर आगे जाके इसी को क्या करोगे, आगे आईटीसी में क्लेम करोगे, किसमें जी, तो देखो ये दिखाएगा आपको इस टाइप से। तो इस टाइप से जब इसकी रिटर्न फाइल करोगे तो ये शो करेगा। ठीक है, तो अब बात करते जी इसकी किसकी, कि अगर ये रिपोर्ट तो हमने देख ली, आपने बोला यहाँ तो सब जगह रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैंने बोला हम बैलेंस शीट भी एक बार देख ले। बैलेंस शीट में कहीं इनपुट दिखा रहा है नो सर। और आपका कहीं टैक्स दिखा रहा हो, नो ठीक है, सर। नहीं दिखा रहा ना, क्योंकि ये दोनों चीज हमें खुद अपनी एडजस्टमेंट के साथ करनी पड़ती है, क्योंकि वो रिपोर्टिंग आपको शो करेगा। रिपोर्टिंग क्यों शो कर रहा था, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन F11 करके जो कॉन्फ़िगरेशन करी थी, और जो हमने लीगल चार्जेस का उसके अंदर हमने रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल किया था, उसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट शो कर रहा है। अगर हम ये 2 ऑप्शन यस नो नहीं करते तो यहाँ पे भी क्या होता, 3B एंड GSTR2 सब ब्लैंक आ रही होती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर, क्लियर। अब देखो, अब मैं आपसे पूछता हूँ एक इंक्रीज की, मैंने बोला कि मेरे को अभी अपनी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज करनी है, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, कि मैंने बोला कि मेरे को अपनी टैक्स लायबिलिटी आरसीएम की पे करानी है, तो पे कराने के लिए मेरी लायबिलिटी दिखनी भी तो चाहिए। अगर मैं अभी पे कर दूं डायरेक्ट जाके तो मेरी बैलेंस शीट में डिफरेंस आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए कभी भी। तो मेरे को क्या करना है, एक एडजस्टमेंट पास करनी है। तो एडजस्टमेंट क्या पास करूंगा मैं, ये सबसे पहले आप लोग बताइए, अगर नहीं होता फिर मैं बताता हूँ। Tax paid on RCM to GST. तो GST नहीं जी, Spread on इनकी थोड़ी RCM बहुत to ठीक है yes, sir. जी।
और कोई बता रहे? प्रदीप जी बताइए। नहीं पता सर। हाँ जी, और कोई? प्रकाश जी, वंश, सर श्वेता, ये tax paid on RCM to cash. क्या 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 दोबारा बोलना बिलाल जी। Tax tax paid और RCM हाँ, to cash account. तो इससे तो डिफरेंस आ जाएगा ना आपकी बैलेंस शीट में। टैक्स पेड ऑन आरसीएम का कोई हेड हमारे पास होना भी तो चाहिए, इसलिए हमें सबसे पहले एडजस्टमेंट करनी होती है। हमेशा याद रखना, कभी एंट्री डालोगे तो हमेशा आपकी बैलेंस शीट में डिफरेंस शो कर देगा लायबिलिटी एंड एसेट साइड। तो आपको क्या करनी होती है, याद रखना हमेशा कि जो आपकी वाउचर्स में गए F7 में, हमेशा मंथ के एंड में कर देना इसे ऑल्ट जे, और यहाँ पे जीएसटी, और यहाँ करना आपको इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। लिख लो कि सबसे पहली चीज हम कर रहे हैं परचेज की, तो आपने देख ली। अब सबसे पहली एडजस्टमेंट चीज जा रही है आपकी इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी की। ठीक है, तो इसमें लिख लो कि आप क्या करोगे, जनरल वाउचर में पास करोगे, और जनरल वाउचर पास करते टाइम आप क्या करोगे, प्रेस ऑल्ट जे। ऑल्ट जे आपसे जैसे करोगे तो ये स्टेट एडजस्टमेंट के हेड पूछेगा, तो नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट होगा आज आपका इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। एंटर, यहाँ आपसे पूछेगा एडिशनल डिटेल में, तो आप देखो दो ऑप्शन दे रहा है, तो हमारा कौन सा रहना चाहिए इसमें से, कौन बताएगा? रिवर्स Reverse चार्ज। charge. रिवर्स चार्ज, क्योंकि अनरजिस्टर्ड वाला 9(4) का केस हो जाएगा, तो हम लेंगे अंडर रिवर्स चार्ज। ये दोनों ऑप्शन लेते ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो हम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट क्या करेगी, आगे हमें को इनपुट दे देगी, तो एक टाइप से हमारे लिए क्या हुआ, करंट एसेट। हाँ असेस्ट बिल्कुल। टू सर। क्या बोला प्रदीप जी आपने? सर असेस्ट। अच्छा, बट करेंट एसेट। ठीक है, तो यहाँ ऑल्ट सी करके हम बनाएंगे टैक्स पेड ऑन आरसीएम। ठीक है, जिससे हमें पता रहेगा कि हमने कितना टैक्स पे कराया आरसीएम पे, और यहाँ हम बता देंगे कि इसमें इसको करंट एसेट्स में, और कुछ नहीं। जीएसटी आपसे पूछेगा अनरजिस्टर्ड या अननोन कर देना है, क्योंकि ये आपका कोई ऐसा लेजर नहीं है जो आपकी रिटर्न्स को दिक्कत दे, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं इस चीज में अनरजिस्टर्ड ऐसे करके, क्योंकि रेगुलर रहेगा तो आपकी जीएसटी 1 2 3 में कोई आपका मिसमैच फॉल कर सकता है इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पे कितने का टैक्स बनेगा, 20,000 पे 18% आपका उस पर बनता है जी 25,000 ठीक है, तो एग्रीगेट लिखा। क्रेडिट में क्योंकि विद इन स्टेट वाली ट्रांजेक्शन है, तो इसलिए इस पे क्या लगेगा, सी और एस। हाँ जी, तो यहाँ ऑल्ट सी करके आउटपुट CGST @ 9%, और उसके ब्रैकेट में आप लिख दोगे आरसीएम, जिससे आपको पता रहेगा ये नॉर्मल टैक्स नहीं है, ये आरसीएम वाला टैक्स है। ठीक है, इससे ये आपको क्लासिफाइड रहेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल एंड 9%। तो यहाँ देखो 9 पूछ रहा है, यहाँ पे वैल्यू जरूर बता देना, क्योंकि आरसीएम में हमें बताना बहुत जरूरी होता है, वरना मिसमैच खड़ा कर देता है इसका भी। इसलिए इसमें मैं बता रहा हूँ 20 की, मेरे को पता बेसिक वैल्यू क्या थी, बेसिक जो टैक्सेबल वैल्यू थी 20,000 थी। देन एंटर करके यहाँ पूछेगा तो यहाँ 1800 खुद करना। फिर यहाँ के ऑल्ट सी आउटपुट SGST @ 9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी स्टेट एंड 9, और सॉरी इसमें एक चीज रह गई एंड में आरसीएम की लायबिलिटी, जिससे हमें नोटिफाई रहेगा जब हम पे कराएंगे तो कि आरसीएम वाली लायबिलिटी थी और वो आपकी नॉर्मल। और सेव करते ही देखो क्या होगा, एक तो बैलेंस शीट सबसे पहले देखनी है, तो यहाँ टैक्स आ गया अब आपका, अब आप इसको पे करा सकते हो। हाँ जी, करा सकते हो नहीं करा सकते? यस सर, करा सकते हैं। ठीक है, और अब आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के लिए, और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाते हैं, जीएसटीआर 2 में जाते हैं, तो यहाँ तो इनपुट तो हमेशा दिखाएगा, क्योंकि आपको पता है आगे जाके वो आपके लिए इनपुट किया। बट जो नीचे हम ऑप्शन देख रहे थे, याद हो आपको, रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई, ये क्या हुआ आपका, 0 हो गया। 0 हो गया, क्योंकि लाइबिलिटी थी वो हमने उसको लाइबिलिटी अपनी बुक में दिखा दी है, जो कि हमें जीएसटीआर 2 शो कर रहा था और 3B भी शो कर रहा था। और 3B में देखो इसका आईटीसी क्या हुआ जी आपका, यहाँ जो अलग से हेड दिखाता था कि वो वाला वो हट जाएगा, और यहाँ से ये वाला हट जाएगा जो ये है, और बस ये आपको कहाँ शो करेगा, इस वाले हेड में। तो ये वाला आईटीसी अभी दिखा देंगे किस बेसिस पर आपको शो कर रहा है, और ये वो अलग से भी यहाँ पे शो करना चाहिए अंडर किसमें, आरसीएम वाले हेड में। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं जी, हम सबसे पहले ये टैक्स की लायबिलिटी मान लो आप पे करा रहे थे, आप पे करा दो, अगर पे कराना आपको तो हम इसको पे ही कराएंगे। तो कहाँ जाके, पेमेंट में, वाउचर F5 में जाके
बट उससे पहले मैं F6 में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, क्योंकि वरना मेरे बैलेंस शीट में नेगेटिव हेड आ जाएंगे, तो मैं चाहता नहीं ऐसा हो। तो मैं कैपिटल की एंट्री एज एज्यूम डाल रहा हूँ, आप भी कर लेना। ठीक है, कैपिटल किस साइड में जाता है, अंडर कैपिटल के। और कुछ नहीं, इसमें भी जीएसटी वीएसटी का अननोन करके अनरजिस्टर्ड करके सेव कर देना, जिससे कोई इश्यूज ना करे। मैंने कहा ₹1,00,000 में क्या कर रहा हूँ, कैपिटल इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ, किससे, SBI बैंक। क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ, वैसे आपकी कंपनी में जब आप काम करोगे तो उसमें अवेलेबल रहेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि हम एक नई कंपनी के साथ कर रहे हैं, इसलिए F5 करके कंट्रोल क्या करोगे यहाँ पे, F स्टेट पेमेंट और जीएसटी। यहाँ पे आज हम सेलेक्ट करेंगे रिसिपिएंट लायबिलिटी, समझ गए, क्योंकि अभी तक हम रेगुलर देखते हुए आ रहे थे, बट आज जो हम करेंगे वो कौन सी करेंगे, रिसिपिएंट लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि पता है ये वाला टैक्स हमें अपने सप्लायर को देना था, हमने सप्लायर को नहीं दिया तो हम ही पे करा, इसलिए इसको बोला जाता है रिसिपिएंट टैक्स लायबिलिटी उस मंथ की जो आपका आ जाएगा। और यहाँ पे आउटपुट C1800, फिर डेबिट करके आउटपुट सॉरी 1800, देन इंटर करके यहाँ पे SBI बैंक से हमने पे कराया। जो बैंक की डिटेल अगर आप चाहते हो यहाँ बता देना इन्फॉर्म करके, और इसको सेव करने का आप बैलेंस शीट देखना, बाहर आके बैलेंस शीट, तो यहाँ देखो टैक्स पे हो गया। प्लस आप बोलोगे अब मैं रिपोर्ट देखता हूँ, तो रिपोर्ट में क्या होगा जी, आपका सेम सारी चीज दिखाएगा अभी, और कुछ भी आपका यहाँ पे देखो कोई ITC यहाँ शो नहीं कर रहा। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा आपको, प्लस यहाँ आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको देखो शो नहीं करेगा, कि आपको दिखाएगा यहाँ ITC दिखाएगा बट ये चीज नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब आपने बोला कि मेरा इसी मंथ मैंने अब जब पे करा दिया तो मैं ITC भी ले सकता हूँ उसका, तो आपको कुछ नहीं करना, वाउचर से जाना सेम F7 में, दोबारा आपको ऑल्ट J करना है, GST, और यहाँ आना आप करना है इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, की इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और यहाँ क्या सेलेक्ट करना है, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। यहाँ जब आप आओगे तो इसकी एंट्री क्या पास करोगे आप बताओ, हाँ जी, इनपुट को डेबिट कर इनपुट जीएसटी टू टैक्स पेड ऑन आरसीएम। हाँ ठीक है, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, और C करेंगे, इनपुट का एक ऑलरेडी बना हुआ तो मैं पहले वही सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनपुट C जस्ट 9%, और यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा 20,000 की वैल्यू थी टैक्सेबल, क्योंकि इसमें लिखना जरूरी है, कितना 1800 इसका इनपुट बनेगा। फिर डेबिट करके इनपुट SGST नहीं बना हुआ है तो वो मैं बना ले रहा हूँ, सॉरी C बना दिया मैंने, @9% ड्यूटी एंड टैक्सेस GST स्टेट एंड 9। ठीक है, और यहाँ पे भी 18। अब आप बोलोगे मैंने यहाँ आउटपुट वाले क्यों नहीं लिया, आउटपुट से मेरे को पता चलता है लाइबिलिटी है, बट मेरी लाइबिलिटी अब नहीं बढ़ रही, क्या बढ़ रही है आपकी, इनपुट। और यहाँ आगे क्रेडिट कर दूंगा टैक्स पेड ऑन, क्योंकि वही मेरा एसेट्स मैंने खड़ा किया था, आगे जाके जब गवर्नमेंट मेरे से मेरे को मिल रहा है तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो यहाँ कुछ बताना चाहते हो तो आप डिटेल बता सकते हो, किस मंथ का था क्या था, और उसको सेव करने के साथ ही आप देखोगे बैलेंस शीट, तो यहाँ नेगेटिव आपको शो करेगा। अब बोलोगे अब ये नेगेटिव आ रहा है, इट मींस आपका इनपुट है, जब आप अपनी गुड्स सेल करोगे तो उसके साथ ये पहले उतना टैक्स एडजस्ट करेगा, उसके बाद आप पे करोगे। ठीक है, और प्लस बैलेंस शीट में जब आप जाओगे, और सॉरी जो जीएसटी की रिपोर्ट्स है, तो वहां जाके आप देखोगे GST 2, तो यहाँ पे अब इनपुट तो ऑलरेडी दिखा रहा था, आपको पता है यहाँ पे शो होता है, बट आपकी 3B में भी जरूर दिखाना चाहिए। तो देखो आप 3B में पहले आ रहा था स्टार्टिंग वाली जब हमने परचेज चढ़ाई थी, बट जब हमने टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करी थी यहाँ से धीरे धीरे वो सारे हट गए थे। ठीक है, बट अब आपका यहाँ पे अवेलेबल एलिजिबल ITC में 3600 आ गया है, क्योंकि अब आपको उसका क्लेम मिल गया है जी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, हाँ जी। यस सर। RCM का केस इस टाइप का आपको रिकॉर्ड करना है, जिससे प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा, और प्लस RCM के जो हमने हेड पढ़े 5, 12 ये सारी चीज पढ़ ली, प्लस अब लास्ट आ जाता है जो मैंने कहा था, अगर एक कुछ लोगों का कहने का मतलब ये है कि एक ही एंट्री हम क्यों नहीं कर लेते, इसको हम लेंदी प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, या हम 3 स्टेप यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो 3 स्टेप से क्या रहेगा कि हमें पता रहेगा हाँ मैंने इसको इंक्रीज कर दिया लायबिलिटी, फिर उसको मैंने पे भी कराया है, क्योंकि आप बैंक से ही पे कराओगे, फिर मतलब बैंक से कैश लेजर में लाओगे अपने, फिर पे कराओगे, और उसके बाद फिर उसका क्लेम कर लोगे, तो इससे हमारे रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन, और हमें पता भी रहेगा, और हम इन्फॉर्म भी कर सकते हैं किसी को। बट कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि हम क्यों ना वाउचर्स में जाए, जब हम जो एडजस्टमेंट करते हैं उसमें, पता है वो लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आउटपुट सॉरी
यहाँ पे इनपुट CGST, यहाँ पे डेबिट कर दो 1800, फिर यहाँ इसको डेबिट करके इनपुट SGST 1800, और इसमें यहाँ की आउटपुट जैसे वो आरटीएम नहीं लिखते, मैंने लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ 1800 और यहाँ पे आउटपुट SGST, और ऑल्ट J करते टाइम वो क्या करते हैं, यहाँ लगते हैं इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों को, और यहाँ पे परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, वो ये चीज करते हैं। इससे बोलते हैं इसका इफेक्ट भी नील होता है। मतलब इसका इफेक्ट क्या रहेगा ना, जब आप करोगे एक बिल ऐसे ही अगले महीने चढ़ाना, आप लोग इसी बिल को एज्यूम करना मई में भी सेम चीज आई है आपके पास और इस सेम चीज को करना, इससे क्या रहेगा, आपको ना इनपुट पता चलेगा ना आउटपुट, और ना आपको पे कराना होगा ना कुछ कराना होगा, बस आपको पता रहेगा हाँ 3B और रजिस्टर 2 में लायबिलिटी और इनपुट दिखा रहा है, उससे बस इतना पता रहता है हमें कि एक ही एंट्री से मेरी 3B और रजिस्टर 2 में रिफ्लेक्ट कर गया, बट हमने क्या इंक्रीज करा क्या पे कराया हमें खुद नहीं पता, वो आपको फिर पोर्टल से निकालना होगा। तो इसमें ये इशूज रहते हैं जो कि लोगों को लगता है कि ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहला वाला ऑप्शन आपको यूज करना है या सेकंड वाला करना है। मैं आपको दोनों बता दीजिए, ठीक है। ये वाला आप करके देख लेना, अगर आपको लगता है इसको भी, तो आप मई के मंथ का लेना है एक परचेज का सेम इनवॉइस, उसी को एज्यूम करके कि 20,000 की एक और सर्विस आपने लॉयर से ली, और प्लस ये इंक्रीज डाल के देखना, इसका भी इफेक्ट क्या आएगा 3B और 2 में दिखाएगा, बट इसके अकॉर्डिंग आपको बैंक मैच करना हो या लायबिलिटी कब आपने इंक्रीज करके पे कराई वो नहीं पता चलेगी, जो कि वो फर्स्ट वाले से पता चलती है आपकी। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फर्स्ट वाला यूज करो या आप सेकंड वाला यूज करो। दोनों केस मैंने आर्टसन के आपको बता दिए जी। हाँ जी, तो किसी का कोई डाउट इसमें? नहीं? नो सर। तो फिर कोई डाउट नहीं, तो फिर मिलता है आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को आप जरूर करके देख लेना, क्योंकि हर बिजनेस में आरसीएम के इंक्रीज और आपके ट्रांसपोर्ट के टाइम में किस में आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सर इसमें एक ना जीटीए वाली की बता दो, हम्म, परचेज की एंट्री कैसे होएगी इसमें? सेम एज इट इज आपका जीटी का भी ऐसे सेम सर्विस का इनवॉइस आएगा, जो आपके मतलब उसमें नाम क्या शो करना है? नाम, वो आपकी क्या हम्म, ट्रांसपोर्ट आपके एक्सपेंसेस या ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐसे करके मेंशन करके आ जाएगा उसका, ठीक है। ओके। कि सेम रहेगा, बिल ऐसे बनेगा सिंपल, बिल्कुल कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाएगा सामने वाला, बस आपको क्या दे देगा, और यहाँ पे क्या लगाएगा आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऐसे करके मेंशन आएगा, बस उसका सेक कोड आप देख लोगे गूगल से, जहाँ से भी आपको पता है तो आपको मेंशन करके सेम एज इट इज सारी चीज रिकॉर्ड होगी। बस आपको केसेस आपको पता होना चाहिए किस किस में फॉल करेगा, कैसे कैसे फॉल कर रहा है, कि आपकी पार्टनरशिप है और आप क्या कर रहे हो, किसी पार्टी के पास सामान भिजवा रहे हो, गुड्स की मूवमेंट हो रही है, तो आपको क्या हो जाएगा आरसीएम और एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि देखो गवर्नमेंट चाहती है कि चाहे पार्टनरशिप चाहे कंपनी चाहे कुछ भी आप चलाओ, जो आपका यहाँ डिफाइन करा ना इसमें, क्योंकि आप लोग एक क्वेश्चन जैसा मेरा ही बना था यहाँ पे, कि जब मैं इसको सही से पढ़ रहा था कि यहाँ पे जो बोला सोसाइटी ये सब, अब ये तो जीएसटी में मान लो रजिस्टर्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप रजिस्टर्ड बनो, आप आगे जो बिजनेस करो उस पर फिर टैक्स मेरे को मिलेगा ना। जब भी गवर्नमेंट ने बोला कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया था कि अगर आप ये इन सर्विस में फॉल करोगे तो कंपलसरी आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो अब मान लो आप फैक्ट्री चला रहे हो, अगर आपकी गुड्स की मूवमेंट होनी है तो आपका जीएसटी नंबर बन ही गया आपका, और आपको लेना ही पड़ जाएगा। तो एक टाइप से आपकी गवर्नमेंट एक कान को चाहे सीधे से पकड़ो चाहे उल्टे हाथ से पकड़ो, टैक्स तो मिलना ही मिलना उन्हें, ठीक है। और आपको जीएसटी में घसीट के ले ही आएगी जी आपकी गवर्नमेंट, कहने का मीन्स ये है जीटीए में तो ज्यादातर, ठीक है। तो कोई ओके डाउट? सर। तो फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में आपका नए टॉपिक के साथ, ठीक है। ठीक है जी।